हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री अड्डा में। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने देख लिया था कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड्स और इसके फंक्शन के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रोड के फंक्शन को नहीं समझेंगे तब तक आप इलेक्ट्रोलिसिस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे कि करंट के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें से जो पहला इफ़ेक्ट है हीटिंग इफ़ेक्ट। इसमें आप पाएंगे कि करंट के फ्लो होने से जो वायर है वो हीटेड हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आयरन है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, इसमें बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर लगा रहता है। अधिक मात्रा में करंट पास होने से वायर गल जाता है, जिससे सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हो जाता है और पूरे घर में लाइट चली जाती है और हम लोग कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। इससे पूरे सर्किट का जो अदर इक्विपमेंट है वो बच जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे भी लाइट और हीट जनरेट होती है। हमारे पास रूम हीटर है, वहाँ पर भी आप हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। उसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास है, तो जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और उस वायर का जो ऊपर का जो इंसुलेशन है, अगर उसको पिच से अगर निकाल दिया जाए और उसके नज़दीक में एक कंपास रख दिया जाए जिसमें ऑलरेडी मैग्नेट्स लगे रहते हैं, तो आप पाएंगे कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इससे पता चलता है कि ज़रूर इस मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंपास का, उसके वो संपर्क में आया हो किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। उसी प्रकार से तीसरा जो इफ़ेक्ट हमारे पास है वह है केमिकल इफ़ेक्ट। इसमें जब किसी सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है तो केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोगों ने वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो वाटर को तोड़ दिया। हम लोगों ने वाटर को किस में तोड़ा? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। कैसे टूटा उसको हम लोग डिटेल से हम लोग समझेंगे। बेसिक अभी हमें समझना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये जो ग्रेफाइट के रड्स इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है और क्या काम करते हैं, ये इस चीज़ को हमें समझना है आज इस लेक्चर में। आइए समझते हैं कि इन इलेक्ट्रोड्स का क्या काम। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसका इस्तेमाल हम लोग नॉन मेटालिक पार्ट को सर्किट से जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ये वाटर है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। वाटर जानते ही आप कि एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इससे ज़्यादा मात्रा में करंट पास नहीं होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग एसिड में इसमें ऐड कर देते हैं। जनरली आप नींबू या संतरे का रस ऐड कर देंगे वाटर में तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगर इससे करंट पास करानी है तो डायरेक्टली हम लोग वायर को इसमें डिप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मेटालिक और कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोहे की रड ले सकते हैं, कॉपर का रड ले सकते हैं, जिंक का रड ले सकते हैं, आप प्लेटिनम का रड ले सकते हैं, आप ग्रेफाइट का रड ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। शर्त यहाँ पर एक ही है कि ये जितने भी मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी नॉन मेटालिक पार्ट से करंट पास कराने के लिए, वाटर हमारा नॉन मेटालिक पार्ट है, इससे अगर करंट पास कराना है और सर्किट को पूरा करना है तो हमें एक कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम, ग्रेफाइट। इसकी रड लेते हैं तो हम लोग दो रड लेते हैं। दो इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। तो एक रड को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और दूसरे रड को नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा सर्किट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा और आप पाएंगे कि वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट भी पास होने लगी। अब इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से बहुत सारे चेंजेस होंगे, डिकम्पोजिशन होगा। वाटर जो है वो टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। इसे हम लोग अलग से समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। लेकिन बेसिक हमें समझना है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग नॉन मेटालिक पार्ट को सर्किट से कनेक्ट करने के लिए किए हैं। अब इनके क्या यही काम है कि सिर्फ वो एक पाथवे बनाते हैं, नॉन मेटालिक पार्ट को सर्किट से जोड़ते हैं, कि और कोई काम है? आइए समझते हैं इस चीज़। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स के दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो आपने अभी देख लिया कि एक कंडक्टिंग पाथवे के रूप में काम करते हैं। अगर नॉन मेटालिक पार्ट को सर्किट से जोड़ना है तो हम लोग इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर देते हैं और सर्किट पूरा हो जाता है। दूसरा जो फंक्शन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक डिस्चार्जिंग एजेंट की तरह यह काम करते हैं।
डिसचार्जिंग, डिस से हमारा मतलब हो गया रिमूवल, और चार्ज का मतलब जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी स्पीसीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो वह स्पीसीज़ काफ़ी अनस्टेबल होता है, वो काफ़ी दुखी रहता है, वो चाहता है कि अपना चार्ज को हम जल्द से जल्द हटा दें और न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा स्टेबल होता है एक चार्ज स्पीसीज से, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो। तो कोई भी अपना चार्ज को रखना नहीं चाहता। जैसे कि एग्जाम्पल है, समझते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज को समझ लेते हैं कि किसी के पास पैसा कम है, और नेगेटिव जिसके पास है मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे कि H+, OH-, Cu2+, और अगर हम मान लें SO4 2-, ये सारे हमारे नेगेटिवली चार्ज हैं और ये सारे हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। इसको एक जनरल टर्म में समझते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज है मतलब उसके पास बहुत कम पैसा है, और जो नेगेटिवली चार्ज है मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो पॉजिटिव है वो भी दुखी रहेगा, जो नेगेटिव है वो भी दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसे की कमी है अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो चाहेगा कि भाई मेरा घर तो अभी पूरा दुखी है, घर में अच्छे से अनाज या फिर घर की ज़रूरत की चीज़ें आ जाएँ, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। तो पॉजिटिव वाला चाहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन जिसके पास अधिक मात्रा में पैसा है वो चाहता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें और ज़्यादा पैसा हम कमाएं, मतलब वो भी दुखी है एक तरह से। तो हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो भी एक तरह से दुखी है, क्योंकि उसे भी पैसे कमाने की चाहत है। और जो मेरा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वह भी दुखी है, क्योंकि उसे भी अपने पैसे को और ज़्यादा पैसा में कन्वर्ट करने का चाहत है, इन्वेस्ट करने का चाहत है। तो होता क्या है कि ये दोनों स्पीसीज बहुत ही दुखी होते हैं, तो चाहते हैं कि हम अपना पैसा ले दे करके, जिसके पास कम है वो लेना चाहेगा, जिसके पास ज़्यादा है वो देना चाहेगा, और इस तरह से वो दोनों स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि दोनों फिर न्यूट्रल होना चाहते हैं। और इन दोनों को न्यूट्रल करने का काम हमारा इलेक्ट्रोड्स करेगा। कैसे करेगा? कि हमारा H+ है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इलेक्ट्रोड, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और इस तरह से दोनों को शांत करके न्यूट्रल बना देगा। कैसे करता है इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि अगर H+ की बात करें, ये बड़ा दुखी आत्मा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये चार्ज से अनचार्ज हो गया, तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल होता है, अकेला H एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक और H इस तरह से निकला होगा और दो H आपस में मिल करके H2 गैस बना दिए होंगे, और इस तरह से ये H2 गैस जो है स्टेबल होता है H+ से। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई। तो इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? स्टेबिलिटी को प्राप्त करा देना, अर्थात उसको डिस्चार्ज कर देना। ये चार्ज था, अब उसके चार्ज को हटा के हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया इसे, अर्थात इसे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से अगर OH- की बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरा कोई ले ले, तो इलेक्ट्रोड इसका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर देगा इलेक्ट्रोड के पास जा करके, और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी अनस्टेबल है, तो एक और OH दूसरे OH से मिल करके यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, और हमें ऑक्सीजन और वाटर देखने को मिलेगा। ये भी अनस्टेबल है, तो एक और ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिल करके वो O2 गैस रिलीज़ कर देगा। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो नेगेटिवली चार्ज था वो अब अनचार्ज हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, और ओवरऑल स्टेबिलिटी को प्राप्त कर गया। तो मेन फंक्शन आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रोड का काम होता है एक डिस्चार्जिंग एजेंट की तरह, वो डिस्चार्ज करना चाहते हैं, वो चार्ज स्पीसीज को डिस्चार्ज कर देते हैं, उसे स्टेबल बना देते हैं। अब ये कैसे करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन उससे ले लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब लेने देने का काम कौन करेगा? तो इसके टाइप से हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स थे, कैथोड एंड एनोड। कैथोड को हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और एनोड को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। हमारे पास वाटर का सॉल्यूशन था, हम लोगों ने दो कंडक्टिंग मटेरियल लिया था और इन दोनों को बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ दिया था। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था। जो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं। तो यह इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव से जुड़ा है, इसलिए ये हमारा एनोड कहलाएगा, ये हमारा एनोड हो गया। और यह इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहेंगे। अब यही कैथोड और एनोड जो चार्ज स्पेसीज होते हैं सॉल्यूशन में, उसको न्यूट्रल बनाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। कैथोड को याद करने का ट्रिक हमारे पास है NCR, नेगेटिव
जो टर्मिनल है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे कैथोड कहेंगे। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनसीईआर ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे कैथोड कहेंगे, वहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड पे जो भी चार्ज स्पीसीज है वह गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, मतलब वो चार्ज था वो अब न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे गेन करके इलेक्ट्रॉन का गेन करके वो चार्ज स्पीसीज न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। और एनोड में जैसे इसका उल्टा होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो चार्ज स्पीसीज होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, जिनके पास अधिक चार्ज होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और वो चार्ज से फिर अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगे। इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शंस हो रहे हैं और किस तरह से चार्ज का लॉस और गेन हो रहा है। तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वह है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम लोग क्या करेंगे कि एक बीकर में वाटर ले लेंगे। वाटर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो उसके लिए हम लोग इसमें कुछ मात्रा में H2SO4 मिला देंगे और वाटर ऐड करके एक सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं और इनको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो पेंसिल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है वह कैथोड की तरह बिहेव करेगा और जो पेंसिल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी का वो एनोड की तरह काम करेगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन में किस तरह के आयन्स हैं, H2SO4 था तो यह सॉल्यूशन में टूट करके यह H2H+ और सल्फेट आयन देगा। और वाटर भी था हमारे पास तो वाटर H+ और OH- आयन्स देगा। हमारे पास सॉल्यूशन में 3 तरह के आयन्स हो गए, एक H+ आयन, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन और तीसरा सल्फेट आयन्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किनारे, यहाँ पे हमारे पास सल्फेट आयन्स हैं, OH- आयन्स भी हैं और H+ आयन्स भी है, तीनों इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। अब ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है। तो इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागना शुरू करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा H+, तो ये कैथोड की तरफ भागना शुरू करेगा, ये हमारा कैथोड है। और जो ये नेगेटिवली चार्ज हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करेंगे, मतलब एनोड की तरफ भागना शुरू करेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक ही भाग पाएगा, यहाँ पे दोनों में कंपटीशन चलेगा। तो देखा गया है कि जो OH- आयन है उसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी सल्फेट आयन से ज़्यादा होती है और OH- सबसे पहले जाकर के डिस्चार्ज हो जाता है और अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। और H+ में तो किसी तरह कंपटीशन है नहीं, वो सिंपली कैथोड की तरफ जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। किस तरह से होगा उस चीज़ को देखते हैं। तो 8 कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड नेगेटिवली होता है तो ये पॉजिटिव को खींचेगा, मतलब H+ को खींचेगा। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह कैथोड के पास जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिलीज कर देगा और H में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल है, एक H और निकला होगा और 2 H मिलकर H2 गैस बना दिए होंगे और इस तरह से जो चार्ज स्पीशीज था हमारा H+ वो अनचार्ज हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कहाँ पे हुआ, कैथोड पे। तो कैथोड ने क्या किया, इसे इलेक्ट्रॉन दे करके इसे न्यूट्रल बना दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। अब आते हैं एनोड पे। एनोड 8 एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव को खींचेगा। नेगेटिव 2 तरह के आयंस थे हमारे पास, SO4 2- और OH-। लेकिन जाएगा कौन, OH- आयन ही इसके पास जाएगा क्योंकि इसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे तो OH- सबसे नीचे आता है, जो सबसे नीचे आएगा उसके डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहती है। तो OH- यहाँ पे एनोड के पास जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी भी ये अनस्टेबल है तो एक और OH और H मिल करके यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा H2O और एक ऑक्सीजन बचा रहेगा। अभी भी एक ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता तो ये एक और ऑक्सीजन से मिल करके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग ने देखा कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और ये OH- जो चार्ज था वो अनचार्ज होकर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। और न्यूट्रल कौन कन्वर्ट किया, एनोड ने कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस के बुलबुले नज़र आ रहे हैं। दोनों की क्वांटिटी आप देखेंगे तो दोनों में अंतर है। H2 डबल क्वांटिटी में दिखेगा, O2 उसका आधा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग ने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका काम होता है चार्ज स्पीशीज को डिस्चार्ज करना और एक कंडक्टिंग पाथवे प्रोवाइड करना।
ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। सबसे जो नीचे लाइक करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनका डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहता है। OH माइनस आयन की टेंडेंसी डिस्चार्ज होने की इन सब की तुलना में ज़्यादा रहेगी। इसीलिए आपने देखा था कि सल्फेट आयन्स और OH माइनस आयन में कंपटीशन हो रहा था कि एनोड के पास कौन जाएगा। तो सबसे पहले OH माइनस आयन जा कर के डिस्चार्ज हो गया था, सल्फेट आयन नहीं गया था। तो यही वजह है कि इनकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। उसी तरह से ये हमारे पास कैटायन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। सिल्वर प्लस का डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा कैथोड के पास। ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये कैथोड के पास यानी कि नेगेटिव के पास जाकर के डिस्चार्ज होना पसंद करेंगे। अगर हम लोग Na+ ले लें तो इसका डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी रहेगा कैथोड के पास। ये एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहेगा और ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। Na+ से सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग सीखेंगे, अलग अलग शॉर्ट लेंगे, जैसे कि अगर हमें मोल्टेन NaCl यानी कि हमें पिघला हुआ NaCl है और उससे करंट पास कराना हो तो क्या क्या बनेगा उस चीज़ को भी सीखेंगे हम लोग। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा उस चीज़ को देखेंगे। अगर एक्वस NaCl दिया रहे, एक मोल्टेन NaCl हमारे पास है, एक एक्वस NaCl है, तो किस तरह का रिएक्शन होगा उसे देखेंगे। उसी तरह से हमारे पास अगर इलेक्ट्रोड चेंज कर देंगे तो किस तरह का रिएक्शन होगा उस चीज़ को भी देखेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों कि किस तरह से इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन होता है और वो क्या करते हैं। तो पहला देखा आपने कि कंडक्टिंग पाथवे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आपने देखा एक डिस्चार्ज एजेंट की तरह काम करते हैं, जो चार्ज स्पेसिस रहते हैं उनको न्यूट्रल बना देते हैं, उनको स्टेबल बना देते हैं। बहुत तरह तरह के आप इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में, जैसे कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, गैस आयन इलेक्ट्रोड्स, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स और मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इन्हें आपको बस सिर्फ देखना है, याद करना नहीं है। बेसिकली आपको सिर्फ समझना था कि इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है। क्योंकि आप इसे समझेंगे तभी आप आगे के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनको समझ पाएंगे और उनको लिख पाएंगे और क्या रिलीज हो रहा है उस चीज़ को बना पाएंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।